नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रभु ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस डे की पूरी दुनिया में तैयारी है। भारत में भी क्रिसमस पर्व चर्चों में विशेष सजावट की गई है और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्रिसमस से एक दिन पहले दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल पहुंची और उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के समक्ष लोक कल्याण को लेकर प्रार्थना भी की है। आपको बता दें कि दिल्ली में क्रिसमस के दिन लोगों को ट्रैफिक व्यवस्थाओं की कोई समस्या ना हो, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन पूर्व प्रार्थना करने पहुंची। क्रिसमस के दिन सुरक्षा और प्रोटोकॉल के चलते लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन पहले चर्च पहुंचने पर वहां पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। बच्चों ने क्रिसमस कैरोल गाए और राष्ट्रपति ने मानवता की प्रगति और कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने समारोह में भाग लिया और बच्चों के साथ समय भी बिताया। उन्होंने प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना के बाद चर्च का भ्रमण किया, वहां बच्चों से काफी देर तक बातचीत भी की और इसके साथ ही सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो देश को का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हो वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम, बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की यह यात्रा कर रही है। इससे ज्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूंगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से संवाद करते हुए चीन को घेरा। उन्होंने कहा कि चाइना को हराने के लिए सभी का साथ और सभी के विश्वास की जरूरत है, तभी चाइना को हम हरा सकते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सपना क्या था? आज आप अपने जूते के नीचे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना। सपना यह था जब चाइना का कोई युवा बीजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे, भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? ये था सपना आपका। और यही सपना हमें पूरा करना है, क्योंकि अंत में भाइयों और बहनों, अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा।
और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है? उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं। उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं। पटक कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने पिछले 3 दिनों में हाई लेवल मीटिंग की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने T3 यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज से एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू होगी और इसके अलावा अब चीन समेत 5 देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाली सभी फ्लाइट्स की यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूर किया जाएगा, साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। मनसुख मांडविया ने कहा कि बाहर से देश में आने वाला कोई भी शख्स यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई सफर करने वाले सभी यात्री पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सभी यात्री फ्लाइट्स में और एंट्री पॉइंट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लोगों को मास्क पहनना होगा और साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की बात भी कही। और अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के दौसा में गैंगवार की घटना सामने आई है। शुक्रवार को जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में लंगड़ा बालाजी के पास 2 अपराधी गिरोह के बीच संघर्ष हो गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इलाके में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर यह झड़प हुई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मारपीट में घायल हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। निरंजन मीणा ने बताया कि महुआ क्षेत्र के एक विरोधी ग्रुप के लगभग 1 दर्जन सदस्य हाथों में हॉकी स्टिक और रॉड लिए मेरी तरफ आए और मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच भी शुरू कर दी है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और इसका एक और सबूत सामने आया है। दौसा में दिन दहाड़े खुलेआम गैंगवार चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में ऐसा ही गैंगवार का वीडियो देखा था। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दें कि मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने यह आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया गया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपने आदेश में कहा कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी और सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर और पंजाब से बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में
एनआईए जांच में जुटा हुआ है और इसी बीच जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी भी की है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की, जम्मू में एक जगह और बाकी रेड श्रीनगर में जारी रही। पंजाब में भी कई क्षेत्र में छापेमारी हुई है। भारत में खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, एनआईए की टीम उन्हीं लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले एनआईए ने सिरसा में भी छापेमारी की थी और इससे पहले आतंकी गतिविधियों द्वारा टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जम्मू व कश्मीर में 14 स्थानों पर छापा मारा था। इस दौरान जम्मू से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। कुलगांव, पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर और जम्मू में 14 स्थानों पर दबिश दी गई थी। बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। रात भर से चला रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि इस सीजन में पहली बार चिमनी को शुरू किया गया था। चिमनी से निकलता धुआं देख सभी लोग खुश थे। अचानक से तेज धमाका हुआ। धुएं के प्रेशर की वजह से चिमनी के ऊपर का हिस्सा फट गया, जिसके मलबे की चपेट में आने से ये मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा कि मोतिहारी में एक ईंट भट्टे में हादसे में लोगों की मौत से व्यथित, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के लिए प्रार्थना करूंगा। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक में जानकारी दी कि क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, आपको सुनवाते हैं। अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़। राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है। परीक्षा से पहले एक और भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक होने के बाद भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही रद्द कर दी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे अभ्यर्थी हलकान है। जानकारी के मुताबिक आज यानी कि 24 दिसंबर को राजस्थान में 2nd ग्रेड अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका पेपर बाहर घूमने लगा, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया और बात अधिकारियों तक पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि प्रदेश में पेपर लीक होना परंपरा बन गया है। 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा। लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण
ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। वो 70 लाख बच्चे परीक्षा जिन्होंने दी, 1 लाख को रोजगार दिया, 69 लाख बच्चों के सपने को तोड़ने का काम ये पर्चे लीक बराबर करते हैं। उस फहरिस्त में एक काम और जुड़ गया। जी हां, पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक, और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए। इसमें जितने और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के खोड़ा इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। रोज के झगड़ों से तंग आकर लिव इन पार्टनर को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली और उसे घुमाने के लिए शिमला ले गया। वहां गला दबाकर हत्या के बाद शव को कुल्लू में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद इंदिरापुरम लौटा और सीधे थाने पहुंचा। वहां पुलिस को बताया कि उसका साथी लापता हो गई है। फिर घर आकर चैन से रहने लगा, लेकिन हत्या के 6 महीने बाद इस राज से पर्दा उस वक्त उठ गया जब लड़की की मां ने इंदिरापुरम थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़कर देखा तो सारा मामला खुल गया। फिलहाल हत्या के आरोप में युवक को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि पुलिस पर भी इस मामले में समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा हुआ है। भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड आर वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिपार्टमेंट में एक टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए नामित किया। आपको बता दें कि 54 वर्षीय वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया। फिलहाल वह मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख हैं। अगर अमेरिकी सीनेट की तरफ से पुष्टि की जाती है तो विदेश विभाग में प्रबंधन और संसाधन के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में वह काम करेंगे। आपको बता दें कि इस तरह वह विदेश विभाग में टॉप रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी बना दिए जाएंगे। ओबामा प्रशासन के दौरान वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी काम किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।